नमस्कार दोस्तों, आपका लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के अगले चरण पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था आर्थिक भारत का इतिहास। जिन लोगों ने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े कृपया उसे पढ़ लें, क्योंकि उसे पढ़ने से आपको एक पता चलेगा कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं तो किन किन क्षेत्र में वह किस प्रकार से भारतीय आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालते हैं, किस किस व्यवस्था को लागू कर वह क्या भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालते हैं। इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने चर्चा किया था, खासकर जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं तो किस प्रकार से विभिन्न समय अनुसार वह क्या करते हैं, व्यवस्थाओं को चेंज कर नए नए व्यवस्था को लागू करते हैं। उनमें से खासकर जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाता है, एक हम लोग पढ़े थे भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पढ़े थे। फिर इसमें 3 चरण को भी अध्ययन किए थे। जो प्रथम चरण था 1813 से 1833 ईस्वी के बीच, फिर 1833 से 1857 ईस्वी के बीच, 1857 से 1947 के बीच। ये 3 चरण देखा था। फर्स्ट चरण में किस प्रकार से अंग्रेज क्या करते हैं, धन का लूट करते हैं, यह सबसे पहले ईश्वर किशोर कौन उजागर करते हैं दादा भाई नौरोजी। द्वितीय चरण में क्या होता है, औद्योगिकवाद का जन्म होता है, लेकिन भारत के लिए भी औद्योगिकीकरण होता है। उसके बाद तृतीय चरण में निवेश का काल आता है। तो इन सभी प्रमुख बिंदुओं पर बातचीत हुई थी, उस पर डिस्कस हुआ था। तो कृपया जो नहीं देखे उसे पहले देख लें। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का अगला अध्याय 1857 की क्रांति। बहुत सारे मित्र हैं जो बोल रहे थे 1857 का क्रांति, 1857 का क्रांति पढ़ाइए, लेकिन देखिए हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो चरणबद्ध क्रम से आ रहा है। आप अस्थिर रहिए और आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, कोई ऐसा बात नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको लेके ही चल रहे हैं क्रमबद्ध रूप से। तो आज हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। देखा जाए क्या था 1857 की क्रांति, तो देखा जाए इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद था। बहुत सारे लोग ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे हैं, कुछ लोगों ने इसे सैनिक विद्रोह का संज्ञा दिया है, कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन का संज्ञा दिया है। तो इस प्रकार से विभिन्न इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को विभिन्न रूपों में नामकरण किया है। तो उसी में से हम लोग देखेंगे कि जो 1857 का क्रांति था उसके कुछ प्रमुख बिंदु, उस टाइम क्या क्या हुआ थे, उन प्रमुख बिंदु को हम लोग याद रखेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखा जाए जब 1857 का क्रांति स्टार्ट होता है तब उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं पार्मस्टन। ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पार्मस्टन होते हैं। उसके बाद उसी समय 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग थे। जब 1856 ईस्वी में डलहौजी जाते हैं तब कैनिंग आते हैं। तो यह ध्यान में रखेंगे, यह क्वेश्चंस पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पार्मस्टन थे। और उसके बाद अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए तो उस टाइम कैनिंग थे। उसके बाद मुगल बादशाह, उस वक्त मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, जो मुगल शासक के सबसे अंतिम राजा थे। उसके बाद 1857 के क्रांति को विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल एक सेनापति था जिसे नियुक्त किया गया था। यह विभिन्न स्थानों में जाकर, जैसे केरल हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब विभिन्न स्थानों में जाकर इन्होंने विद्रोह को दबाने का काम किया, जिनका नाम था कैंपबेल। उसके बाद विद्रोह का प्रतीक, जो विद्रोही विद्रोह कर रहे थे उन्होंने इस विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए, जारी रखने के लिए उन्होंने एक प्रतीक दिया। वह जो प्रतीक था 1857 की क्रांति का, कमल और रोटी। तो ये हम प्रमुख बिंदु को हम लोगों ने देखा। पहला हम लोगों ने देखा कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पार्मस्टन थे। उसके बाद देखा हम लोगों ने 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिंग थे। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय थे, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो 1857 के क्रांति के समय जो नियुक्त सेनापति था, जिसे विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था, वह कैंपबेल थे। तो ये सभी प्रमुख बिंदुओं को हम लोगों ने देखा। अब देखा जाए 1857 के क्रांति क्या था, इनके विभिन्न बिंदुओं पर जो मुख्य बिंदु हैं क्या था, उसे हम लोग समझेंगे। तो देखा जाए 1857 का जो क्रांति था उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या क्या बिंदु थे? पहला, 1857 का क्रांति का स्वरूप क्या था, इस पे हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद स्वरूप के बाद देखा जाए इसका प्रारंभ कब हुआ, उसके बाद प्रारंभ के बाद इसका विस्तार
कब हुआ? स्वरूप नहीं, ये स्वरूप के बाद कारण 1857 के ईस्वी का कारण क्या था, इन सभी प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे। उसके बाद कारण के बाद प्रारंभ, उसके बाद विस्तार, उसके बाद विस्तार के बाद असफलता के कारण, उसके बाद एक बिंदु परिणाम। तो इन सभी प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्वरूप की बात की जाए कि 1857 के क्रांति का क्या स्वरूप था, तो स्वरूप की बात की जाए तो कुछ लोगों ने 1857 के क्रांति को क्रांति कहकर संबोधन किया है, कुछ लोगों ने इन्हें विद्रोह कहा है, जबकि कुछ लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, जबकि कुछ लोगों ने सैनिक विद्रोह कहकर संबोधन किया है। तो इसका स्वरूप था, देखा जाए बहुत विभिन्न जो इतिहासकार थे उनमें मतभेद था। मतभेद इसलिए था कि किन्हीं का कहना था क्या यह क्रांति है, क्या यह विद्रोह है, क्या यह स्वतंत्रता संग्राम है, क्या यह सैनिक विद्रोह है। तो देखा जाए सैनिक विद्रोह ये है, सैनिक विद्रोह कहकर कौन संबोधन किए थे, जो मुस्लिम थे उन्होंने यह 1857 के क्रांति को हिंदू मुस्लिम का कॉमन सामान्य विद्रोह कहकर संबोधन किया है। वहीं कुछ इतिहासकारों ने इस 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर संज्ञा दी है। उसके बाद कुछ इतिहासकारों ने इसे क्रांति का संज्ञा दिए और कुछ इतिहासकारों ने इन्हें विद्रोह का संज्ञा दिया है। तो ये जो स्वरूप था इसको हम लोगों ने देखा कि क्या क्या इसके स्वरूप थे। तो देखा जाए जैसे इससे क्वेश्चंस क्या आता है, स्वरूप की बात की जाए दिया हुआ रहेगा कि जैसे ये 1857 के क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो एक तरफ किसने क्या कहा, तो बीडी सावरकर ने। तो इस स्वरूप पर हम लोग चर्चा करेंगे किसने क्या कहा। तो इस तरह का इसके हम आगे अध्याय में इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस वक्तव्य को किसने कहा। जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संज्ञा किसने दिया, तो बीडी सावरकर ने। तो इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद देखा जाए कारण, कारण क्या था, तो 1857 के ईस्वी का यहाँ पे कारण की बात की जाए तो कारण एक नहीं, मुख्य कुछ बिंदु हैं जो 1857 के क्रांति का कारण रहा। प्रथम कारण क्या रहा, राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, उसके बाद राजनीतिक आर्थिक, उसके बाद सामाजिक धार्मिक कारण, उसके बाद सैनिक कारण, उसके बाद एक तत्कालिक कारण। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो 1857 का क्रांति था उसमें राजनीतिक कारण का क्या भूमिका रहा, आर्थिक कारण क्या क्या रहा, सामाजिक धार्मिक कारण क्या रहा, सैनिक कारण क्या रहा, तत्काल कारण क्या रहा। तो राजनीतिक कारण रहा उस समय डलहौजी की हड़प नीति। जो डलहौजी का जो उस टाइम जो राजनीतिक हस्तक्षेप था, काफ़ी राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो रहा था, काफ़ी उठा पटक देखने को मिल रहा था 1857 के क्रांति के समय। उसी में से एक लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। इस हड़प नीति के द्वारा उन्होंने क्या किया, कई भारतीय रजवाड़े को, कई भारतीय क्षेत्र को इस हड़प के नीति के द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के द्वारा उन्होंने अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। उसी में से एक अवध के जो अंतिम राजा वाजिद अली शाह थे, वो क्या करता है, इसे भी अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेता है। कुशासन के आधार पर अंग्रेज क्या करता है, इसे भी अपने अंडर में ले लेता है। तो ये सभी जो ये अवध कहाँ है, यूपी क्षेत्र में पड़ता है, यूपी को अवध के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी जो राजनीतिक हस्तक्षेप रहा
उस क्षेत्र को, अवध को कुशासन के आधार पर अपने क्षेत्र में मिला लिया। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी का हड़प नीति था, उसके द्वारा कई भारतीय रजवाड़े को, कई भारतीय क्षेत्र को उसे क्या कर दिया गया, मंजवड़ी ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया गया। तो ये रहा राजनीतिक भूमिका, रहा राजनीतिक उठल पठल देखने को मिला। किस तरह से जो अंग्रेजों में के नियुक्त थे गवर्नर, वो क्या किए, भारतीय रजवाड़े को अपने में शामिल कर लिए। कुछ आर्थिक कारण भी रहा जो क्या किया, इस विद्रोह को बढ़ने में, इस विद्रोह को होने में कामयाब। आर्थिक कारण में क्या रहा, जैसे कर वृद्धि, क्या किया गया, इस टाइम कर में वृद्धि किया गया, अत्यधिक कर लिया गया। इस कर को हम लोग इसके पहले चैप्टर्स में भी हम लोग पढ़े थे कि जो सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त था उसमें सबसे ज़्यादा 89% किसानों से कर लिया जाता था। तो यह भी इस तरह से जो कर व्यवस्था लागू किया गया था वह भी क्या रहा, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह को आगे बढ़ने में मदद मिला। तो उसके बाद कर विद्रोह के बाद बात की जाए उद्योग, उद्योगों का क्या हो गया, उद्योग का पतन किया गया। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेज जब भारत में आते हैं तो भारत के जो उद्योग धंधे रहते हैं वह धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और पतन के कगार पे हो जाते हैं, लास्ट में बंद हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कृषि और उद्योग, जिस प्रकार से कृषि उद्योग को सपोर्ट कर रहे थे और उद्योग कृषि को साथ जो सह सहयोग स्थापित था, यह सह सहयोग भी क्या हो गया, खत्म होता गया। तो इन सभी जो कारण था वह क्या किया, विद्रोह को बढ़ने में, विद्रोह को उठने में, ये सभी आर्थिक कारण भी मदद मिला, जिससे क्या होने लगे, किसान मजदूर वर्ग के लोग क्या होने लगे, अंग्रेजों के विरुद्ध दुखी होने लगे और वह विद्रोह के लिए एक अहम भूमिका, ये सब कारण आया। उसके बाद आर्थिक कारण के बाद सामाजिक धार्मिक कारण, ये भी कुछ सामाजिक धार्मिक का रहा, जैसे जो रूढ़िवादी लोग थे, सामाजिक धार्मिक कारण रूढ़िवादी क्या था, जो भी परंपरागत लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे, जब अंग्रेजों का हस्तक्षेप होने लगा समाज में, परंपरा में, जैसे कि बात की जाए बेटिंग क्या किया, सती प्रथा को समाप्त किया। बेटिंग के शासनकाल में सती प्रथा को अंत किया गया। उसके बाद कैनिंग के शासनकाल में विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया, यानी विधवा विवाह को फिर से विवाह करने के लिए उस पर जोर दिया गया, बाल विवाह पर रोक लगाया गया। तो ये सभी कारण जो परंपरागत भारतीय समाज में चलते आ रहे थे, जो भी रूढ़िवादी लोग थे, जो भी परंपरागत लोग थे, उनको इस चीज से उनकी आस्था पर ठेस पहुंचा और इस ठेस के कारण वह भी क्या हो गए, वह अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह के लिए अग्रसर हो गए और वह अंग्रेज से दुखी भी हुए। तो रूढ़िवादी लोग का भी एक अहम भूमिका रहा सामाजिक धार्मिक कारण में, खासकर जो धार्मिक लोग थे। उसके बाद बात की जाए 1813 में एक चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई को भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए छूट दिया गया। में ईसाई भारत में आते हैं प्रचार प्रसार के लिए, तो उस प्रचार प्रसार के क्रम में जब ईसाइयों का यहाँ पे प्रचार प्रसार भारत में हो रहा था, तो ईसाई एक यहाँ तक बोल देते हैं कि अगर भारत को क्या करना, ईसाई प्रधान देश बनाना है। तो यह भी एक बहुत बड़ा भारतीय परंपरा, जो रूढ़िवादी लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, उन पर इस आस्था को लेकर ठेस पहुंचा कि ईसाई क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो ये सामाजिक धार्मिक कारण भी रहा 1857 के क्रांति का, विद्रोह को बढ़ने का, 1857 का क्रांति का होने का। तो सामाजिक और धार्मिक विद्रोह हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग सैनिक विद्रोह में क्या था, 5:1, यानी 5 भारतीय पर 1 ब्रिटिशर्स थे, 5 भारतीय सैनिक पर 1 ब्रिटिशर्स नियुक्त थे। तो ये जो असामाजिक जो असमानता था वह भी एक बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद प्रमोशन से बात की जाए, प्रमोशंस को लेकर, उसके बाद सैलरी को लेकर, वेतन को लेकर, पेंशन को लेकर, ये सब कारण भी एक बहुत बड़ा कारण रहा 1857 के विद्रोह को होने में। तो इस प्रकार से जो 5:1 के अनुपात में जो सैनिक का नियुक्त किया गया था वह भी एक कारण रहा। उसके बाद 1854 ईस्वी में क्या हो गया, पत्राचार विभाग, जो पत्राचार विभाग था, डाक विभाग, उसको बंद कर दिया गया। यानी जो पहले जो सैनिक होते थे वह
डाक के माध्यम से अपने परिवार से, अपने दोस्त से जुड़े हुए रहते थे, वह 1854 में जो नया डाकघर अधिनियम आया उसमें फ्री पत्राचार को प्रतिबंध लगा दिया गया। तो वह भी एक अहम भूमिका रहा। जो डलहौजी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में पत्रकार विभाग, उस पर भी क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद क्या होता है, सैनिक को क्या भेजने लगे, लड़ाई करने के लिए विदेश भेजने लगे। यानी पहले के जो लोग थे, भारतीय परंपरा के लोग थे, जो पहले से भारत में रह रहे थे, जो एक सामाजिक परंपरा चलता आ रहा था, जो भारतीय लोग थे वह भारत के बाहर यानी 7 समुद्र पार जाना वह एक अछूत मानते थे, यानी उसको धार्मिक दृष्टि से अछूत मानते थे। तो यहाँ के सिपाहियों को लड़ाई करने के लिए ब्रिटिश के सेना के साथ यहाँ से भारत को छोड़कर 7 समुद्र पार भी जाना पड़ता था। तो यह भी एक उनके आस्थिक, जो उनका आस्था था, धार्मिक आस्था था, उन पर ठेस पहुंचा। तो इस तरह से सैनिक कारण भी काफी हद तक क्या रहा, इसका उत्तरदायित्व रहा। उसके बाद तत्कालिक कारण में क्या हुआ हम लोग देखेंगे। तत्कालिक में क्या हुआ, 1856 ईस्वी में क्या होता है, ब्राउन बेस राइफल को हटाकर एनफील्ड राइफल लाया जाता है। यह एनफील्ड राइफल क्या था, पहले ब्राउन बेस राइफल था, इसको हटाकर एनफील्ड राइफल लाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, गाय और सूअर से बने हुए चमड़े से उसके कारतूस का प्रयोग किया जाता है। तो जो एनफील्ड राइफल था, इसमें गाय और सूअर के चमड़े के से कारतूस बने हुए उसका उपयोग किया जाता था। जब जनवरी 1857 ईस्वी में, जनवरी 1857 ईस्वी में जब यह बात सैनिकों को पता चलती है, तब वह आग की तरह तेजी से फैलता है। कब, जनवरी 1857 ईस्वी में जब यह बात फैलता है, तो हम लोग देखेंगे इसका जो प्रारंभ होता है वह कहां से होता है। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने क्या क्या इसमें देख लिया, राजनीतिक कारण देख लिए, आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तत्कालिक कारण। तो अब हम लोग देखेंगे इसका प्रारंभ कहां से होता है, उन बिंदुओं पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। प्रारंभ, प्रारंभ की बात की जाए तो इसका प्रारंभ होता है जनवरी 1857 में। एक जगह होता है दमदम, वहां पर यह बात सबसे पहले उठती है, पता चलता है। दमदम के बाद, जनवरी के बाद फरवरी में 1857 में यह बात दमदम से बहरामपुर, दमदम से यह बात बहरामपुर तक आती है। फिर 29 मार्च 1857 को यह बैरकपुर में पहुंचती है। इसी बैरकपुर में 34वीं छावनी में तैनात बटालियन मंगल पांडे, जो भारतीय सैनिक रहता है, यह कार्यरत रहता है 34वीं छावनी में बैरकपुर में। जब मंगल पांडे को यह बात पता चलता है तो वह क्या करता है, अपने सीनियर अधिकारी को लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ब्यूरसन, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ब्यूरसन को वह गोली मारकर उनको हत्या कर देता है। धीरे धीरे यह बात बहुत तेजी से सैनिकों के बीच पहुंचने लगती है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका जो प्रारंभ होता है, ये जो दमदम, बहरामपुर, बैरकपुर, ये सभी क्षेत्र वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं। और जब मंगल पांडे, बैरकपुर में तैनात मंगल पांडे 34वीं बटालियन के छावनी में नियुक्त मंगल पांडे होता है, जब वह लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट का
हत्या करता है, उस हत्या के बाद यह खबर बहुत तेजी से फैलने लगती है। जब यह खबर फैलती है तब हम लोग देखेंगे उसका विस्तार कहां कहां होता है। इसका विस्तार देखेंगे हम लोग। जब मंगल पांडे सर्जेंट बाग, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ब्यूरसन का हत्या करता है, तब यह बात धीरे धीरे सैनिकों में बहुत तेजी से फैलने लगती है। तब क्या हो जाता है, यहीं पर एक चीज और था, तब गोली मार देता था इसको। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। तब जैसे ही फांसी दिया जाता है तब यह बात क्या होता है, जब फांसी दिया जाता है तब यह बात बहुत तेजी से फैलने लगता है। सैनिकों के बीच में यह बात बहुत तेजी से फैलने लगता है कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। यह घटना बहुत तेजी से क्या करती है, वह आग पकड़ लेती है और विभिन्न विभिन्न स्थानों में फैल जाती है। तो उसी में से क्या होता है, मई 10 मई को जो तैनात मेरठ में जो तैनात सैनिक रहते हैं, 10 मई को क्या करते हैं, वहां के शस्त्रागार में वह हमला बोल देते हैं। कहाँ के, मेरठ में। और उस शस्त्रागार से क्या करते हैं, बहुत सारा हथियार को लूटते हैं और जो भारतीय कैद थे उन कैदियों को छुड़ाते हैं। और वह मेरठ के बाद वह 11 मई को दिल्ली प्रस्थान करते हैं। 11 मई को वह दिल्ली प्रस्थान करते हैं और 12 मई में वह पूरा दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। और जब 12 मई को वह पूरा दिल्ली पे कब्जा करते हैं, उसके बाद उस टाइम जो मुगल बादशाह होता है, मुगल बादशाह कौन होते हैं, बहादुर शाह द्वितीय। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय होते हैं। तो यह मुगल बादशाह को क्या किया जाता है, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को इनका नेतृत्व चुना जाता है। यह जो सिपाही लोग, जो क्रांतिकारी लोग था, वह बहादुर शाह द्वितीय को इस 1857 के क्रांति 1857 के विद्रोह का इसका नेतृत्व करता चुनता है, क्योंकि वही एक उस टाइम सम्मान और सबसे योग्य शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन बहादुर शाह द्वितीय उस टाइम क्या होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनका उम्र काफी हो जाता है। तब उन्होंने क्या करते हैं, इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए जो वास्तविक क्रांति का नेतृत्व करते हैं वह बख्त खां करता है। बख्त खां कौन होता है, बख्त खां करता है। बख्त खां बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति होता है। यही बहादुर शाह द्वितीय बख्त खां को इस क्रांतिकारी का नेतृत्व करता सौंपते हैं। तो इस तरह से इसका क्या हुआ, 10 मई से मेरठ से स्टार्ट होकर दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली में पूरा दिल्ली को 12 मई में अपने अधिकार में ले लेता है। और फिर उसके बाद उसका नेतृत्व करता बहादुर शाह द्वितीय, जो अंतिम मुगल बादशाह थे उनको बनाता है। और जो वास्तविक सेना का नेतृत्व कौन करता है, बख्त खां करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका विस्तार कहां कहां हुआ। उसके बाद विस्तार के बाद देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में हुआ। मैप के सहारे इसका हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो मैप में हम लोग देखेंगे कि इसका विस्तार कहां कहां हुआ। हम लोग देखेंगे मैप के सहारे से, ये था बांग्लादेश और ये पाकिस्तान जो पहले भारत में ही शामिल था। तो यह जो विद्रोह है इसका जो विस्तार पहले होता है, यहाँ से दमदम से लेके
दमदम से लेकर बहरामपुर से लेके बैरकपुर से लेके मेरठ से लेके दिल्ली तक होता है। तो इस तरह से इसका विस्तार होता है। पहले यह दमदम से प्रारंभ होकर उसके बाद यह क्या आता है, बहरामपुर से बैरकपुर आता है और बैरकपुर होते हुए इसका विस्तार दिल्ली से, मेरठ से दिल्ली तक होता है। तो ये हो गया मेरठ, ये हो गया दिल्ली, उसके बाद लखनऊ बिहार, फिर यहाँ पे बात की जाए कानपुर, फिर यहाँ पे बात की जाए एमपी का ग्वालियर, फिर राजस्थान का कोटा। तो मुख्य रूप से जो इसका विस्तार है वह देखने को मिलता है उत्तर और उत्तर पूर्व भागों में। जो 1857 की क्रांति हुआ था, इसका जो मुख्य विस्तार है उसका कहाँ कहाँ हुआ था, उत्तर और उत्तर पूर्व क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो विभिन्न भागों पर थे भारत के, यह विद्रोह धीरे धीरे क्या हो चुका था, नहीं चाहते हुए भी भारत के विभिन्न भागों पर, भारत के कई भागों पर यह विद्रोह फैल चुका था। तो इन जगहों पर भी यह विद्रोह फैल चुका था। तो हम लोग देखेंगे कि इन विभिन्न जगहों के कौन कौन से नेतृत्व करता थे, कि इन जगहों पर किसने इस नेतृत्व को संभाला और किसने इस विद्रोह को संभाला और किसने इसका नेतृत्व किया। तो उन क्षेत्रों का अब हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक चार्ट बनाकर पढ़ेंगे कि जो भी शहर था उस शहर का नेतृत्व करता कौन थे। तो एक चार्ट के द्वारा हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये रहा चार्ट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र में कौन कौन सा शासक इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। तो पहला जो क्षेत्र है इसमें दिल्ली में शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। जब क्रांतिकारी, जब विद्रोही मेरठ से क्या करते हैं, मेरठ में शस्त्रागार को लूटने के बाद जब वह दिल्ली पहुंचते हैं, तब वह बहादुर शाह द्वितीय को अपना शासक बनाते हैं, जो उस वक्त बहुत बुजुर्ग भी हो चुके थे। तो जब दिल्ली में इसका नेतृत्व कौन करते हैं, बहादुर शाह द्वितीय करते हैं। और इसका दमन कौन करता है, निकोलसन आरंभ में आता है, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वास्तविक रूप से इस जगह का दमन हडसन के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से दिल्ली में जो अंग्रेजी सेनापति था हडसन के द्वारा इस विद्रोह को दमन किया जाता है। इसके जो मुख्य बिंदु थे क्या समय थे, इसमें 1862 ईस्वी में इनकी बहादुर शाह द्वितीय के रंगून में भेज दिया जाता है और उनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद इस जो विद्रोह था इसका वास्तविक नेतृत्व बख्त खां, जो बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति था, ये करता है। अब दिल्ली के बाद लखनऊ क्षेत्र का शासक कौन नियुक्त करते हैं, बेगम हजरत महल। यह इस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं और इसमें जो दमन करता है इस क्षेत्र का वह अंग्रेजी शासक कैंपबेल होता है। कैंपबेल के सहयोग से विद्रोह को, इस क्षेत्र के विद्रोह को दमन किया जाता है। बोला जाता है कि बेगम हजरत महल जब लड़ाई हो रहा था तो अपने सैनिकों को साहस देने के लिए, हौसला बुलंद करने के लिए हाथी पे भी आया करती थी। तो इस तरह से कैंपबेल के द्वारा लखनऊ के विद्रोह को, जो बेगम हजरत महल जिसका नेतृत्व कर रहे थे, उसको दमन कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है, बेगम हजरत महल यह अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार नहीं करती है और यह नेपाल चली जाती है। उसके बाद कानपुर के बाद, लखनऊ के बाद कानपुर में बात की जाए, कानपुर क्षेत्र का जो नेतृत्व कर रहे थे 1857 के क्रांति का, वह नाना साहब कर रहे थे। नाना साहब जिन्हें धोतू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि नाना साहब का प्रारंभिक नाम या वास्तविक नाम क्या था, तो धोतू पंथ भी था, ये याद रखेंगे। इस विद्रोह का नेतृत्व भी कौन करता है, कैंपबेल के द्वारा किया जाता है। तो कानपुर में भी कैंपबेल के द्वारा क्या कर जाता है, इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। बाजीराव के जो द्वितीय पुत्र, दत्तक पुत्र होते हैं, उनको यहाँ पर अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम जो अंग्रेजों के हड़प नीति, डलहौजी का जो हड़प नीति लाया गया था, उस नीति के अनुसार बाजीराव के जो दत्तक पुत्र होते हैं उनको यहाँ का शासक नहीं मिलता है। तो उसके बाद कानपुर के बाद ग्वालियर में देखेंगे, ग्वालियर में इस क्षेत्र का नेतृत्व कौन करते हैं, तात्या टोपे करते हैं, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग भी रहता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस पूछता है कि नाना साहेब और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है, प्रारंभिक नाम क्या है, तो इसका रामचंद्र पांडुरंग होगा। तो ग्वालियर में कौन नेतृत्व कर रहे थे, तात्या टोपे कर रहे थे। बोला जाता है कि ये जब तात्या टोपे नाना साहब का कानपुर में सहयोग कर रहे थे, तो वो कानपुर में ये तात्या टोपे ही नाना साहब का सहयोग कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद वह भागकर ग्वालियर चले आते हैं। ग्वालियर में
क्या करते हैं, इस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं और बाद में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें मार गिराया जाता है। बोला जाता है कि जब ये छुपे हुए होते हैं तो इनके छुपे हुए होने की सूचना उनके एक अपने ही सैनिक मानसिंह के द्वारा दे दिया जाता है। मानसिंह क्या करता है, अंग्रेज को बता देता है और अंग्रेज ये तात्या टोपे को मार देते हैं। तो मानसिंह के विश्वासघात के कारण इनको फांसी होता है। उसके बाद ग्वालियर के बाद झांसी की बात की जाए तो झांसी का नेतृत्व कौन कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे, जिसका इस विद्रोह का दमन सर ह्यूरोज के द्वारा कर दिया जाता है। बोला जाता है रानी लक्ष्मीबाई जब लड़ाई कर रही थी तो इनको बोला जाता है, ये एक बात यहाँ पे एक बात बोला गया था कि हर सोई हुई महिला, भारत की हर सोई हुई महिला पुरुष से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है। यानी यह पुरुषों के समान अंग्रेजों को टक्कर दी थी इस युद्ध में। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर हीरो जिसका दमन करते हैं और ये गंगा राव की विधवा रहती है और दत्तक पुत्र दामोदर राव के लिए यह युद्ध भी लड़ती है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद झांसी के बाद बिहार के जगदीशपुर क्षेत्र में जो उसका नेतृत्व करते हैं बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह करते हैं, बोला जाता है ये सर्वाधिक विजय दर्ज करते हैं। यानी इतने में से यह जो बाबू कुंवर सिंह होते हैं यह सर्वाधिक विजय दर्ज करते हैं। यह पटना के जगदीशपुर में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ये यूपी के आजमनगर तक भी पहुंच जाते हैं और वहां भी कई विजय दर्ज करते हैं। तो इन विजय का जो जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह नेतृत्व करते हैं, इनका दमन विलियम टेलर के द्वारा कर दिया जाता है। तो इस तरह से बिहार के जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह नेतृत्व करते हैं और इनका दमन विलियम टेलर के द्वारा कर दिया जाता है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पटना में पीर अली जो बहुत ही कम समय के लिए होता है नेतृत्व करते हैं, उनको अल्पकाल में ही बहुत जल्द ही उनको मार दिया जाता है। तो पटना के पीर अली करते हैं। उसके बाद और छोटे छोटे जगह हैं जो बहुत ही कम समय के लिए आए थे। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित क्षेत्र का मिलान करिए, कौन से शासक थे, नेतृत्व करता थे। तो इलाहाबाद के कौन थे, लियाकत अली, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बरेली का कौन थे, खान बहादुर खान थे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बरेली के खान बहादुर खान, इलाहाबाद के लियाकत अली। तो इलाहाबाद क्षेत्र का जो दमन कौन कर रहे थे, जनरल नील कर रहे थे और बरेली का कैंपबेल कर रहे थे। तो ये ध्यान में रखेंगे। इलाहाबाद में शासक कौन थे, लियाकत अली थे और बरेली का खान बहादुर खां थे। इलाहाबाद का नेतृत्वकर्ता कौन कर रहे थे, दमन जनरल नील था और बरेली का कैंपबेल था। उसके बाद गोरखपुर का जो नेतृत्वकर्ता थे कौन थे, गजाधर सिंह थे और मथुरा का देवी सिंह। ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। तो गोरखपुर का नेतृत्वकर्ता कौन थे, गजाधर सिंह थे और मथुरा का देवी सिंह थे। उसके बाद राजस्थान का कौन थे, जयदयाल और हरदयाल। तो इस तरह से जो नेतृत्व करता थे, तीन स्थान का कौन कौन, गोरखपुर का, मथुरा का और राजस्थान का। गोरखपुर का गजाधर सिंह थे और राजस्थान का जयदयाल और हरदयाल। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं मिलान करने में कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इन सभी को ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से इसके जो हम लोग देखें 1857 के क्रांति का स्वरूप था, इसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई। कौन कौन सा बिंदु पर चर्चा हुआ, पहला स्वरूप, जिसमें से स्वरूप में हम लोग पढ़े कि इसे क्रांति कहा गया, कुछ लोगों ने विद्रोही कहे, कुछ लोगों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो इसके कुछ और भी भाग को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद स्वरूप के बाद कारण हम लोग पढ़े, कारण क्या था, इसके 3-4 कारण थे। कौन कौन कारण थे, एक राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, सामाजिक धार्मिक कारण थे, सैनिक कारण थे और तत्कालिक कारण थे। तो ये सभी को हम लोग अध्ययन किए। कारण के बाद इसका प्रारंभ हम लोग पढ़े कि इसका प्रारंभ 1857 के क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये भी हम लोग देखें। यह स्टार्ट होता है दमदम, जो कि वेस्ट बंगाल में होता है। दमदम के बाद बहरामपुर पहुंचता है, बहरामपुर के बाद 29 मार्च को बैरकपुर पहुंचता है और वही 29 मार्च में, उसी 29 मार्च को जो 34वीं छावनी में तैनात बटालियन मंगल पांडे रहता है, वह अपने अधिकारी किसको, जनरल बाग और लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूरोज को क्या करता है, गोली मार देता है। उसके बाद क्या करता है, जैसे ही यह बात पता चलता है, अंग्रेज उसको 8 अप्रैल को फांसी देता है और यह जब फांसी का खबर जैसे ही पूरा सैनिक में फैलता हुआ विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, यानी तेजी से फैलता। प्रारंभ के बाद हम लोग पढ़े, विस्तार पढ़े, इसका किस किस क्षेत्र में विस्तार हुआ। इसका विस्तार निम्नलिखित क्षेत्र में हुआ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर। उसके बाद विस्तार के बाद बात की जाए, इसका हम लोग असफलता का कारण, असफलता का क्या कारण रहा, इसका हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। उसके बाद परिणाम इसका क्या रहा,
तो ये कुछ बिंदु जो बच गया है, जैसे एक असफलता का कारण, परिणाम और इसके स्वरूप में भिन्न भिन्न कौन कौन से इतिहासकार ने इसको क्या क्या कहकर संबोधन किया है, तो ये 3 बिंदु पर हम लोग अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, जब अगला चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम डाल देंगे, तब तक आप पढ़ सकते हैं।